कोलकाता में बन रही एक इमारत के ढहने से हुई 9 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इस इमारत को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता उस मुख्यालय के बाहर डटे रहे और अवैध निर्माण के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में तुरंत एक्शन लेने की मांग की। गवर्नमेंट हैज द ऑप्शन to set up task forces to identify the unauthorized constructions. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थी। इस दौरान उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वो इस हालत में हादसे वाली जगह पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की। एक रोज पहले उस इमारत के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि देर रात करीब 12 बजे हुए इस हादसे से वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस इमारत के मलबे के नीचे 10 से ज्यादा लोग दब गए। बन रही उस इमारत के अचानक गिरने से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मलबे के नीचे दबे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। यही वजह रही कि वहां अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उस इमारत का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था। यही वजह रही कि वहां अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। बताया गया कि उस इमारत के आसपास कई झोपड़ियां भी मौजूद थीं और वो भी उस इमारत के नीचे दब गईं। वहां से हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई, उनमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और सभी लोग उस इमारत के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुटे थे। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड के बाद बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने दावा किया है कि बार कोडिंग से पहले ही पेपर लीक हो गया था। ईओयू की छापेमारी में बरामद दस्तावेज की जांच में कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में परीक्षा का आयोजन कराने वाला बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और प्रेस दोनों संदेह के दायरे में है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले पर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अद्भुत है कि सरकार बदलते ही एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा है। उल्टा जब सरकार में आए हैं तो पेपर लीक करा दिया। आप बताओ, अद्भुत है ना। हम लोगों ने 70 दिन के अंदर 2 लाख लोगों को 2 बार में परीक्षा करा करके कम समय में 2 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये बीजेपी की सरकार आती है, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ तो अद्भुत है, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ है। जो बच्चे, जो नौजवान जिनका भविष्य खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ, जो तैयारी, जो मेहनत वो करते हैं, जो उनके पिता आर्थिक रूप से जो सहयोग करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, वो सारा बर्बाद हो जाता है। ये तो अद्भुत है ना कि कैसे हो जाता है। 17 महीने में आज तक कोई सुना था पेपर लीक का? झारखंड के कई जिलों से जेपीएससी का पेपर लीक होने की जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह आशंका है कि इस बार भी जेएसएससी पेपर लीक की तरह जेपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमर कुमार बाउरी ने पेपर लीक होने को दुखद और शर्मनाक करार दिया है। राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी बेचने का काम किया है। लाखों लाख रुपए में जेपीएससी की सीटें निश्चित रूप से बेची गई होंगी, नहीं तो ये नज़ारा आज हमको देखने को नहीं मिलता। इस राज्य सरकार से यह मांग करते हुए कि निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करें और युवाओं से यह आग्रह करते हुए कि आप निराश ना हो। इस भ्रष्ट सरकार के दिन बस कुछ ही बचे हुए हैं। खबर है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके संकेत आरजेडी के एमएलसी और लालू यादव के परिवार के करीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंह ने दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में लिखा कि सारण के लोग चाहते हैं रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ें। और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पोस्ट की वजह से अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ सकती हैं।
यानी लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत में एंट्री हो सकती है। आरजेडी नेताओं ने भी दबी जबान से इसके संकेत दिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, कोई लड़ सकता है। 3 मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली हुई थी और इस रैली में रोहिणी आचार्य मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के नेताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिणी आचार्य सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। बीजेपी ने उसी रैली का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव को घेरा और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। बहू भी आने वाली है, ये परिवारवादी परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे। पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मंच पर मौजूद थे। इस रैली के कुछ ही दिन बाद खबर उड़ी कि रोहिणी आचार्य की सियासत में एंट्री होने वाली है। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। किडनी डोनेट करके अपने पिताजी की आयु को बढ़ाने का काम किया। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई है। पिछले महीने जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी। क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। और अगर रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ती हैं तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली 6ठी सदस्य बन जाएंगी, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही हो सकता है। और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं जहां 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। यानी अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। 1977 में इस सीट को छपरा के नाम से जाना जाता था। यानी आज की सारण लोकसभा सीट 1977 में छपरा लोकसभा सीट थी। 1957 से 2004 तक ये सीट छपरा ही रही। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और छपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो छपरा लोकसभा सीट का नाम सारण लोकसभा सीट पड़ गया। सारण गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ इलाका है। इससे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है, जिसके दक्षिण में गंगा बहती है जो आगे भोजपुर और पटना तक जाती है, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से अलग करती है। या यूं कहें कि गंडक नदी सारण और वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ उसी तरह की सीमा घाघरा नदी भी बनाती है। ये पश्चिमी हिस्से में सारण जिले को बिहार के सीवान और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहाँ पर त्रिकोण